जय हिंद, राधे राधे साथियों। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला ऐसी वर्णमाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, और इस तरीके से पढ़ेंगे कोई क्वेश्चन छूटे ना, और ये पूरा चैप्टर एक ही क्लास में कवर हो जाए। क्लास हो सकता है 30-35 मिनट की हो, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि कम समय में इसको क्लियर कर दिया जाए। और इससे जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे उससे बाहर अगर एक क्वेश्चन चला जाए तो कहना, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स बना के ये तैयार की गई है क्लास। हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आएगा और अच्छे से समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास हिंदी वर्णमाला। जिसको भी दिक्कत हो इस क्लास को लास्ट टाइम में भी देख के जाएगा, तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन और हिंदी वर्णमाला से हर एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी पूछी जाती है 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ही ले आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला की क्लास, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला, पहले आप देखिए, वर्णमाला यानी वर्णों की माला। अर्थात आपसे पूछा जाए तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप इतना केवल नहीं कर सकते कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको बताना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है तो वर्णमाला में तो वहाँ पर एक शब्द होता है व्यवस्थित शब्द। व्यवस्थित शब्द अगर आपने नहीं लगाया तो वर्णमाला की परिभाषा गलत हो जाएगी। तो आपको बताना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहना है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि अगर आप वर्णों को इधर उधर कर देंगे, अगर स्वर से पहले व्यंजन कर देंगे, व्यंजन से पहले स्वर कर देंगे, तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। आपको पहले स्वर लिखना होगा, फिर व्यंजन लिखना होगा, फिर अंत्यस्थ लिखना होगा, फिर संयुक्त व्यंजन लिखना होगा। तो इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि, और ध्वनि का दूसरा नाम ही वर्ण है। ध्वनि का दूसरा नाम ही वर्ण है। ध्वनि का दूसरा नाम क्या? वर्ण। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर स्टूडेंट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्णों की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। और वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये 2 बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कुल वर्णों की संख्या आप 52 बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आप कितना बताएंगे? 52 बताएंगे। तो ये हमने 3 बातें सीख ली। सबसे पहले हमने क्या सीखा? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 52 बताएंगे। आगे चलते हैं, हम इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। मूलतः अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला को, तो मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भाग कौन से? एक तो स्वर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन। दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन। पहला क्या है? स्वर। पहला क्या है? स्वर, और दूसरा है व्यंजन। दूसरा है व्यंजन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी कवर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने कवर करना है स्वर के प्रकार। स्वर को भी बांटा गया है। सबसे पहले हमने स्वर, पहले यही जानते हैं स्वर होता क्या है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वो शब्द होते हैं, वो वर्ण होते हैं, यहाँ पे लिखना है, स्वर वो वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब स्वतंत्र रूप से बोलने का मतलब क्या है? स्वतंत्र कौन होता है? जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो, कोई दूसरा अधिकार उस पर ना जताए, अपने आप स्वतंत्र हो। यानी पहले भारत पर अंग्रेजों का तो भारत परतंत्र था, अब अंग्रेज चले गए तो भारत अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। तो यानी ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते। स्वतंत्र यहाँ मतलब ये हो गया कि जो जिसे बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। याद रखना, स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब अच्छा, स्वर को भी बांटा गया है। स्वर को भी बांटा गया। याद रखना, इस क्लास के बाद आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई सा एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, वर्णमाला से इतना ही पूछा जाता है, और हमने एक ही क्लास में कवर कर दिया है। तो फिर से हम बताते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर मूलतः पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, और मूल स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। यानी ये तीनों वर्ण एक ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर, ह्रस्व
मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, यानी ये बात एक ही है। अब इनमें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर क्या कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए कम समय, सबसे कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, और हम इनको बोल देते हैं जैसे छोटा, छोटा। अब इसको हम बाद में ह्रस्व आ बोलेंगे, आप ध्यान रखना, क्योंकि हम बचपन से पढ़े हैं छोटा बड़ा है, वैसे नहीं बोला जाता है, इसको बोलना है ह्रस्व आ। इसको क्या बोलना है, ह्रस्व आ। इसको ह्रस्व ई, यानी ह्रस्व माने छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और ऋर, ऋषि वाली ऋर, तो ये हमारे मूल स्वर यानी क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है स्वरों में दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्यों होता है, क्योंकि इन्हें जो मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। यानी अगर मूल स्वर में हमें एक मात्रा का समय लग रहा था, तो यहाँ हमें लगेगा दो मात्रा का समय। कितना लगेगा, दो मात्रा का समय लगेगा। और जैसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाएगा कितने वर्ण हो सकते हैं जो दीर्घ स्वर हो सकते हैं, तो वो हम आपको बताए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं 7 वर्ण। तो कितने हैं, 7। तो आपसे पूछा जाए मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या, तो वो लिख लेना है 4, ठीक है, 4 है। और आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर, तो वो कितने होते हैं, 7। वो कितने होते हैं, 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। अब कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब जिन्हें दो मात्रा का समय लगता है। अच्छा, छोटा एक मात्रा का है, इसमें छोटा एक और मिला दो तो क्या हो जाता है, बड़ा, यानी दीर्घ आ बन जाता है। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ, यानी छोटा, छोटा को हमने 2 बार मिला दिया तो बन गया ह्रस्व आ, यानी 2 मात्रा का समय लग गया, तो इसीलिए बोला गया इसके दीर्घ स्वर, दीर्घ आ। इसको क्या बोलते हैं हम, दीर्घ आ, सही बोलना है, दीर्घ आ। गांव में हम लोग बोलते हैं बड़ा आ, यहाँ पे क्या बोलना है, दीर्घ आ। उसके बाद है दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ जिसे बोलते हैं आप लोग। और ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं हमारे 7, 7 दीर्घ स्वर। 7 दीर्घ स्वर ध्यान रखना है। कौन कौन से हो गए, बड़ा, हम गांव की भाषा में बोल देते हैं बड़ा, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। उसके बाद आता है प्लस स्वर का नंबर, क्या आता है, प्लुत स्वर का नंबर आता है। यानी ह्रस्व स्वर हमने कितने भागों में आ जाए, 3 भागों में। पहला हमने पढ़ा मूल स्वर या ह्रस्व या लघु स्वर, इनको एक ही बात बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है, ये कई बार पूछा गया था। ओम, ये जहाँ भी पूछा जाता है प्लस स्वर से, तो यही पूछा जाता है, ओम लिख देते हैं, पूछते हैं कौन सा स्वर है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आंसर क्या आता है, ये लेखपाल में पूछा गया था लास्ट ईयर। लेखपाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेखपाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओम कौन किस प्रकार का स्वर है, तो आप बताएंगे प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो 3 मात्रा से ज़्यादा भी समय लग सकता है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एक मात्रा का तो ह्रस्व स्वर पढ़ दिया, 2 मात्रा का समय आया तो हमने दीर्घ स्वर पढ़ लिया। और इसमें 2 मात्रा से नहीं बल्कि 3 मात्रा से भी ज़्यादा, जैसे हम दूसरे को बोलते हैं हे, ऐसे बोल देते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं ओम, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से हमने स्वरों के प्रकार पढ़ लिए, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये 3 स्वरों के प्रकार थे। अब हम इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, कैसे होते हैं ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। जो हमने बताया हालांकि वैसे दिए हैं, वही लिखा होगा इसमें, तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला लिखा है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है, हमने कहा था एक मात्रा का समय लगेगा, और उनको हम मूल स्वर कहते हैं, यही लिखा है ना। और इनकी संख्या है यहाँ 3 ही लिखी है, बल्कि 4 होते हैं, यहाँ पे लिख लेना है, ये 4 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए केवल लिखा है, यहाँ पे ऋ भी होता है, ठीक है, ऋषि वाले ऋ। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है लेकिन प्लुत स्वर से कम लगेगा, ह्रस्व स्वर और प्लस स्वर के बीच में जो लगता है यानी 2 मात्रा का समय लगता है, तो उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और हमने ये 7 बताए थे, यहाँ 3 ही जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, तो ये 7 होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। और ये ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। उसके बाद जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, जैसे हमने बोल दिया ओम, हे राम, तो ये बोलते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादातर जो जिसमें विस्मादि बोधक चिन्ह लगे होते हैं उसमें यही उपयोग होता है प्लुत स्वर का। तो ये हमने कर लिए।
और प्लस सर में यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, यही एग्जाम्पल कोई भी पेपर हो हिंदी का, अगर आपसे प्लस सर पूछा गया तो केवल ओम से ही पूछा गया ओम क्या है, ओम कौन सा स्वर है, तो प्लस सर याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अब हम चलते हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या मूलतः 11 होती है। क्या आपको बताना है, ज़्यादातर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटे बचपन में हमको पढ़ाया गया 13 होती है, लेकिन 13 हम उसको अंग आह दोनों को काउंट कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हिंदी भाषा शोध संस्थान था वहाँ से कंफर्मेशन प्राप्त हो गई है कि स्वरों की संख्या केवल 11 होती है। इस पर विवाद काफ़ी चला था, कोर्ट तक मामला गया था, तो अंततः कोर्ट ने विभाग से इसकी जानकारी मांगी थी। तो जो भी निकल के आया, तो आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 ही बताना है। तो फिर कोर्ट ने उनसे पूछा तो 2 क्या हैं, तो उसको उन्होंने कहा अयोग वाह 2 हैं। अंग आहा को हम स्वरों में काउंट नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब आप बता सकते हैं कि 13 होती है, तब आप भले बता दें 13 होगी। लेकिन अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 होते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि 2 अयोग वाह को हम शामिल कर देते हैं। अच्छा, 2 शामिल नहीं करने और करने का मतलब यही है क्योंकि ये ना तो स्वरों के योग्य हैं और ना व्यंजनों के योग्य हैं। अब अंग आह, इनमें दोनों में ऐसा लगता है व्यंजन का भी प्रयोग हो रहा है और स्वर का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ना तो ये स्वर पूरी तरीके से ना व्यंजन है, तो समझ लो ये तीसरी क्वालिटी के हैं। तो इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। ये योग्य नहीं है स्वरों के भी और योग्य नहीं है व्यंजनों के, इसलिए बीच की कैटेगरी के हैं, तो इसीलिए हम इनको कहते रहते हैं अयोगवाह। और अयोगवाह कौन से होते हैं, यह ध्यान रखना, अंग आह वाले जो हमने बताए वही अयोगवाह होते हैं। इनको हम स्वरों में अभी काउंट नहीं करते हैं। हालांकि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या और उसमें 11 ऑप्शन ना हो, 13 ऑप्शन हो, तब आप 13 के साथ जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत विवाद हुआ था, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, लेकिन अंततः इसका निष्कर्ष यही निकला, 11 हुआ और 11 वालों की जीत हुई थी, क्योंकि अपने अनुसंधान संस्थान में ही इन्होंने इनकी संख्या को 11 ही स्वीकार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अनुसार के लिए तथा विसर्ग के लिए। देखो, जो अयोगवाह होते हैं उसके ऊपर एक बिंदी सी रखी होती है, ध्यान दिया होगा। अयोगवाह जो होते हैं, जैसे ये अयोगवाह है, इसके ऊपर ये बिंदी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अनुसार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुसार, यानी इसीलिए इस पे ऐसे करके लिख दिया गया है। तो ये अनुसार है, क्या है, अनुसार है। और विसर्ग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विसर्ग सबको पता है। विसर्ग ये डंडा बनाते हैं और इसके पीछे जो बिंदी रख देते हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं, यानी जो दो बिंदी रख देते हैं ऐसे करके उनको विसर्ग कहते हैं। तो ये अयोग वाह वाले ही विसर्ग और अनुसार यहीं से बने हैं। तो हम आगे अब इसके बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये हमने शॉर्टकट में बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक नज़र में ही हम जो हमने आपको बातें पढ़ी हैं उनका जो आंसर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने एक ही नज़र में लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला हमने इसमें लिखा है स्वरों की संख्या हम बता चुके हैं 11 होती है, और अयोग वाहों की संख्या हमने बता दी 2 होती है, और दोनों बता दिए। अंग और आह जो होते हैं, ये जो अंग और आह ये जो 2 होते हैं ये अयोग वाह होते हैं। तो अयोग वाह की संख्या 2। अब कुल स्वरों की संख्या अगर हम इनको दोनों को शामिल कर लेते हैं, 11 ऑप्शन में नहीं दिया है तो कुल स्वरों की संख्या 13 है। अगर 11 और 13 दोनों दिया है तो 11 के साथ जाना है, याद रखना है। बहुत विवादित प्रश्न हो चुका है ये, इसको याद रखना है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, अब व्यंजनों के आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी आप एक नज़र में याद रखना है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, का से लेकर माँ तक। ठीक है, का से लेकर, का वर्ग से लेकर माँ वर्ग में जो भी व्यंजन आते हैं वो स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। और स्पर्शी क्यों कहते हैं वो आगे हम बताएंगे। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जैसे ड ड जिसके नीचे बिंदी जो रखते हैं वही द्विगुण होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 वर्ग होती है। और कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है, या रा ला वा, या रा ला वा, याद रखना। ये हम आगे लिखे हैं तो हम आगे बता देंगे फिर से, ये केवल एक नज़र में हमने संक्षिप्त में लिख दिया, जिससे कि अगर
कोई जल्दी जल्दी में रिवीजन करना चाहे तो इन संख्याओं को याद रख सके। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों की, ऊष्म मतलब ऊष्मा, अगर हा बोलोगे तो आपके मुंह से ऊष्मा निकलेगी, तो इसलिए हा वाले जो हैं सा है। तो इस तरीके से जो व्यंजनों को हमने कर लिया ऊष्म कर लिया। ठीक, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि हम कहीं आपने नाम लिखा होगा साक्षी, और साक्षी में वो हम सा बनाते हैं, लेकिन हमको बोलना चाहिए साक्षी। क्या बोलना चाहिए? साक्षी। क्योंकि जो लास्ट में छा हम बोलते हैं वो छा नहीं होता है, वो का होता है का और सा का मिश्रण होता है। ये भी हम आगे बताएंगे। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, वो हम बता देंगे। छात्रा, ज्ञा, त्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 बता ही दी है। तो हम इस तरीके से ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अच्छे तरीके से हमने लिख भी दिया है, आपको बस पढ़ना है। नेक्स्ट आता है स्वरों का। हमने वर्गीकरण पढ़ा दिया है, देखो वही वैसे ही लिखे हैं। स्वरों का वर्गीकरण ऊपर हमने जैसे बताया था वैसे ही है। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, ये ये 4 बताए थे। और दीर्घ स्वर ये भी बताए थे, और दीर्घ संधि स्वर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक और आया पॉइंट, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर। अब दीर्घ संधि स्वर होता क्या है? दीर्घ मतलब बड़ा, संधि मतलब संधि। दीर्घ संधि आपने पढ़ी होगी कि छोटा एक समान वर्ण मिलकर बड़ा वर्ण बन जाता है, इसीलिए इनको सजाती वर्ण भी कह देते हैं। अब कैसे होता है? जैसे हमने विद्यालय लिखा, विद्यालय में दीर्घ संधि है, सब लोग लिखना विद्यालय में, विद्यालय। यहाँ पे आ नहीं रहा है तो हम बैक कर रहे हैं इसको। दोस्तों क्लास में डिस्टरबेंस हो गया था, दोस्तों क्लास में डिस्टरबेंस हुआ था, जिस कारण हम इसको दूसरे पार्ट में कर रहे हैं फिर से, और कोशिश करेंगे इसको एक ही पार्ट में कवर कर दें, लेकिन टेक्निकल इशू हुआ था जिससे क्लास बंद हुई थी थोड़ी देर के लिए। तो हम स्टार्ट फिर से करते हैं। जो हम यहाँ पे थे, विद्यालय पर हम चर्चा कर रहे थे, विद्यालय पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो विद्यालय में हमने क्या लिखा था? विद्या, धन, आलय। विद्यालय में हमने ऐसे करके लिखा था विद्या। तो यहाँ से भी आ निकालते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी एक आ निकालते हैं, और ये जो मिला के बना देते हैं बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा बना दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि बन गई। तो दीर्घ संधि इसीलिए इनको कहा गया है। कौन कौन से हो सकते हैं दीर्घ? दीर्घ में कौन कौन से हो सकते हैं? बड़ा आ बन सकता है, अगर एक आ मिला कर दूसरा आ मिला दिया जाए तो बड़ा आ बन सकता है। बड़ी ई बन सकती है, क्या बन सकती है? बड़ी ई बन सकती है। बड़ा ऊ बन सकता है। ये हमें दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर संधि, संयुक्त स्वर संधि में हम लिखेंगे, इनको विजाती कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बने। जैसे ए बनाइए, अब ए किससे बनेगा? ए बनेगा हमारा एक छोटा आ लो, एक छोटा आ लो, और एक छोटी सी ई लो, जिससे आप छोटा को आज से हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व, और छोटी को हम ह्रस्व ई बोलेंगे। तो इनको हमने मिलाया, और इन दोनों को मिलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ। तो इसे हम बोलते हैं संयुक्त स्वर, यानी संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, जो कि कितने दिए गए? ए दिया है, ये दिया गया, 4 दिए गए। ठीक है, ये 4 होते हैं, ध्यान रखना। दीर्घ संधि स्वर होते हैं 3, और संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर जिनको बोलते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? ए आए, ओ आओ, ए आए, ओ आओ, ध्यान रखना है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम संयुक्त स्वर को निर्माण बता देते हैं, जैसे ऊपर बता रहे थे, यही यहाँ पे लिखा है। छोटा आ यानी ह्रस्व आ मिलकर और ह्रस्व ई मिलकर किसका निर्माण कर दिया? ए का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। संयुक्त स्वर में हमें प्राप्त हो गया ए। उसके बाद चूंकि हमने 4 संयुक्त स्वर पढ़े हैं तो चारों हम बताते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है छोटा आ मिलाया और हमने ए मिला दी, यानी इसी ए में जो ए हमें मिली, अगर इसमें हम छोटा आ मिला दें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा आए। आए प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? आए। उसके बाद आगे हम बढ़े। आगे हमने मन किया कि हमने छोटा आ मिलाया और छोटा ऊ मिला दिया, छोटा आ मिलाया और छोटा ऊ मिला दिया, और बना दिया क्या? ओ बना दिया ओ। इसको ध्यान रखना है, छोटा आ मिलाया, छोटा ऊ मिलाया और बना दिया ओ, ओ मिला दिया। उसके बाद अब हम यहाँ भी नहीं रुके, अब ये ओ हमें प्राप्त हो गया था। ओ जब हमें प्राप्त हो गया था तो हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पे हमने ओ में जो हमने था
ओ से पहले हमने छोटा आ लगा दिया। चलो छोटा आ इसमें जोड़ दो, छोटा आ जोड़ दिया तो बन गया है हमारा औ। औ ठीक है, तो ये हमारा बन गया औ। तो इस तरीके से संयुक्त स्वर होते हैं जो कि 4 होते हैं, हमने आपको बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा है क्या, इसके लिए हम अलग से क्लास ले लें, क्योंकि ये इसके लिए संस्कृत की आवश्यकता होती है कि अगर हम ऐसे आपको बताएंगे तो आप जीभ उठाओगे, पटकोगे, कहीं किधर लड़ा दोगे, कहीं किधर लड़ाओगे, आप कब बता ही नहीं पाओगे कौन सा कंठ से कौन सा हो। उसको हम अभी बताते चलेंगे साथ में, कौन सा हमें फार्मूला याद रखना है, जिससे कि कोई भी वर्ण आए हम बता देंगे। कोई भी वर्ण आए, हम केवल 5 फार्मूले हैं जो कि संस्कृत से आए हैं, वो हम बोलते जरूर चलेंगे, लेकिन अभी हम वो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं। उनको याद करना आसान है लेकिन लिखना उतना ही कठिन है, तो अभी हम लिखेंगे नहीं। हाँ, अलग से हम कॉपी पे लिख के किसी अन्य क्लास में अगर आप लोग कहेंगे तो बता देंगे। तो उस स्वरों का उच्चारण, स्वर कहाँ से बोलते जा रहे हैं। अब स्वरों के उच्चारण के लिए हमें उच्चारण करते कहाँ से, हम जीभ से करते हैं, और जीभ इधर उधर भटकेगी और इधर उधर जहाँ से भटके टच हो जाए वहीं का उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें कंठ स्वर क्या होते हैं। अब कंठ स्वर के लिए यहाँ पे केवल आ और आ, क्योंकि स्वरों की बात केवल चल रही है। अब जबकि हम जब पढ़ेंगे तो कंठ वर्ण पढ़ेंगे, तो कंठ वर्ण का जब हम याद करेंगे तो हम बोलेंगे अकुह विसर्जनाम कंठा, अकुह विसर्जनाम कंठा। ऐसे वर्ण जो कि हैं आ, कु, आ से मतलब छोटा बड़ा ये स्वर हो गए, और कु मतलब कावर, का खा गा घा अंगा, तो ये हमारे का वर्ग हो गए। तो इस तरीके से हम वो फार्मूला पढ़ेंगे तो उससे हमें सारे वर्णों के हमें याद हो जाएंगे। केवल 5 फार्मूले याद करना है, हम बताते हुए जरूर चल रहे हैं। जैसे कंठ का होता है अकुह विसर्जनम कंठा, तो वो फार्मूला। तो अभी केवल इतना याद रखना है, स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं तो कंठ स्वर कौन से होते हैं, छोटा है और बड़ा है, क्योंकि इनके उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, ऐसे बोल के देखो आ, तो ऐसा लगेगा कि हम कंठ, यानी ये जो हमारा गला है ये कंठ यहाँ पे होता है, तो यहीं से उच्चारण हम करते हैं। ठीक है, तालव्य। अब तालव्य जानते हो, जीभ से बोलो चा, ई बोलो, तब भी ई बोलोगे तो तालू में लगेगी जाके ई चा, तालू में स्पर्श करती है। तो इस तरीके से तालव्य स्वरों की यहाँ पर केवल बात करें तो हम चावर्ण वाले अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सारे कहाँ पहुँच जाते हैं व्यंजन में, तो केवल स्वरों की बात कर रही है। तो तालव्य स्वर होते हैं छोटा, छोटी और बड़ी, ई। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। उसके बाद ओष्ठ क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ओष्ठ, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले ओष्ठ वर्ण का ही प्रयोग करता है। ओष्ठ से कैसे, मामा, पापा, ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। जिससे हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, ओंठों को इस्तेमाल करना होता है। जीभ पे कंट्रोल नहीं होता है उसमें बच्चे का, तो इसीलिए वो जल्दी से ये शब्द बोलना सीख जाता है। बाकी वर्णों को दिक्कत होती है उसको, जब जीभ कंट्रोल हो जाता है तो वो अच्छे तरीके से अन्य वर्णों को बोल पाता है। तो इस तरीके से हमको क्या बोलना है, ओष्ठ स्वर कितने होते हैं, तो ये भी 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। उसके बाद मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर क्या होता है, मूर्धन्य। अब ये बोलने में बहुत जीभ को मेहनत लगती है, पहले ऊपर जाएगी और फिर तिरछी हो जाएगी, फिर घूम के टेढ़ी हो जाएगी, तो बोलते हैं इसको मूर्धन्य स्वर। और ये कौन सी होती है, ऋ, ऋ होती है, मूर्धन्य स्वर होती है। अब उसके बाद कंठ तालव्य स्वर। तो कंठ तालव्य स्वर होते हैं, कंठ एक तरफ लिखा है एक तरफ तालव्य, यानी जिन वर्णों का निर्माण, जैसे यहाँ पर ए लिखा है, ए कैसे बना था, ए के लिए हमने क्या बनाया था, आ बनाया था और ई मिलाई थी। ए के लिए हमने छोटा आ मिलाया था और ई मिला दी थी, तो ए बन गया था। अब अच्छा, आ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो आप कंठ बताएंगे, और ई का पूछा जाए तो तालु, ई का पूछा जाए तो तालु। तो इस तरीके से यहाँ पे बना दिएगा, मिक्स करके क्या बना दिएगा, कंठ तालव्य स्वर, यानी कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होगा तो कंठ तालव्य। इसमें एक तो ए हो गई और ए भी बनती है, तो जब हम ए में यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, अब आई आ गई, तो आई में क्या हुआ, छोटा आ और ए मिलाई तब बन गई आई। तो ये भी कहीं ना कहीं, तो ये भी तो छोटा तो कंठ का ही है और ए तो हमें पता ही तालु का है, तो क्या हो गया, कंठ तालु। यहाँ पे भी आएगा क्योंकि यहाँ पे भी तालु का प्रयोग हो ही रहा है ए में। ठीक है, तो कंठ तालु हो जाएगी तो ए बन जाएगी। तो कंठ तालु स्वर भी 2 ही हैं, ए आई।
उसके बाद कंठ ओष्ठ, यानी यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कंठ का प्रयोग होगा, ओष्ठ का प्रयोग होगा। तो हमने आपको बताया था आ और ऊ मिलकर ओष्ठ बनाता है, आ और ऊ मिला तो ओ बनाता। तो आ का स्थान उच्चारण स्थान बता चुके कंठ, ओ का ओष्ठ तो कंठोष्ठ हो गया। तो इस तरीके से ये दो भी हो गए कंठ। अब हम ध्यान से आपको बताते हैं, ये फार्मूले होते हैं, अगर सुन पाओ तो याद रख लेना, अन्यथा किसी दिन बोलना तो हम लिख के बता देंगे। तो कंठ का होता है अकुह विसर्जनिनाम कंठ, याद रखना अकुह विसर्जनियाम, यानी आ और का से क्या है क ख ग घ अंगा, कु से मतलब कावर्ग, का कु का मतलब यहाँ पे क्या है कावर्ग, अकुहु हा वहाँ पे आता है तो हा का भी उच्चारण स्थान ध्यान रखना है, कंठ होता है अकुह विसर्जनाम। और विसर्ग जहाँ पर होता है उसका स्थान भी कंठ होता है। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला पढ़ा। उसके बाद तालव्य का क्या होता है फार्मूला, तालव्य का उच्चारण स्थान का फार्मूला होता है इचू ईशानाम तालु, यानी छोटी ई बड़ी, ई का मतलब छोटी बड़ी दोनों ले लेंगे। उसके बाद चू, चू का मतलब चा वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, इचू ईशानाम, या का उच्चारण स्थान चू के बाद इच्चू या आता तो इच्चू ऐसा नाम, या और सा का उच्चारण स्थान भी तालव्य होगा। उसके बाद ओष्ठ आता है, तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान करने का उपो मध्य नाम ओष्ठा, यानी ऊ और पू, यानी छोटा आ नहीं छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये दोनों ऊ से मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों यहाँ पे ले लेंगे, और पू से मतलब पावर्ग। तो ये दोनों स्थान उपो मध्य नाम ओष्ठा होता है। मूर्धन्य क्या होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ये मूर्धन्य का होता है फार्मूला। ये संस्कृत के फार्मूले हैं जिनसे उच्चारण स्थान अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर याद आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम इनको लिख के जरूर किसी दिन कवर कराएंगे। उसके बाद कंठ तालव्य होता है, ठीक है। उसके बाद कंठ तालुमन, तो कंठ तालु का मतलब है ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, तो ये होते हैं कंठ तालु का फार्मूला। और कंठोष्ठ का होता है ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठ, यानी ओ और ओ दोनों कंठ और ओष्ठ हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा है जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। जीव के स्थान, जीव, अब एक जीव के आधार पर यहाँ पर 3 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये भी पूछा जाता है कि अग्रस्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर। अच्छा, इनको याद करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, हम अपना तरीका बताते हैं। तो हमने मध्य स्वर याद कर लिया था। क्या याद कर लिया था, मध्य स्वर केवल एक होता है, छोटा जहाँ दिखे ऐसे मध्य स्वर याद हो गया। उसके बाद हमने अग्रस्वर याद कर लिया। अग्रस्वर मतलब जीभ जाएगी और आगे वाले भागों से बोलेंगे, जैसे ई ए, तो ये आगे बढ़ रहे हैं, स्वरों की जीभ आगे जाती है तो उसको हम अग्रस्वर कहते हैं। जब मध्य में रहती है आ बोलते हैं तो छोटा बोलते हैं अ, तो मध्य में ही जीभ रहती है तो उसको मध्य स्वर बोलते हैं। तो हमने याद करने के लिए केवल इतना याद किया था कि अग्रस्वर याद कर लिए थे और मध्य स्वर याद कर लिए। मध्य स्वर एक ही होता है, तो याद करने के लिए क्या है, केवल अग्रस्वर ई बड़ी ए और आई, ई आई, ठीक है, ए आई। तो ये हमने अग्रस्वर याद कर लिया। बाकी बचे हुए पश्च स्वर 3 ही होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान कितने जगह थे, 3 जगह से, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और मध्य स्वर हमें पता ही है केवल एक ही होता है, और अग्रस्वर हमने याद कर लिया ई ए आई। तो बचे हुए सारे पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन से होते हैं, बड़ा, यानी ये पीछे जीभ इसके पीछे हिस्से का प्रयोग करती है तो इसे पश्च स्वर बोलते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इस तरीके से ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको, जैसे हमने स्वरों की परिभाषा क्या पढ़ी थी, स्वरों की परिभाषा पढ़ी थी कि जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं और जिन्हें किसी बोलने के दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमने उनको बोल दिया था स्वर। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोलना है, यहाँ पे हमको बोलना है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। अब अच्छा, कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम का लिखेंगे तो का के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, का के लिए हम का केवल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि का लिखने के लिए का में एक हलंत होता है और इसमें आ छुपा होता है, इसमें आ छुपा होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं,
व्यंजन बोलते हैं। का को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए व्यंजन बोलते हैं क्योंकि इसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। आ छोटा आ क्या है, स्वर है, तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। आगे हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं आगे हम पढ़ते हैं व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम व्यंजनों के 6 प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और आसानी से समझ लेंगे, आसानी से ही समझ लेंगे, बस एक ही बार में हम इसको समझ लेंगे। कौन कौन से होते हैं देखो, स्पर्शी जो हमने आपको ऊपर बताया था कि आगे चल के हम स्पर्शी बताएंगे, वही यहाँ पे स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। स्पर्शी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ कहीं ना कहीं टकराएगी, कहीं ना कहीं टकराएगी, स्पर्श करेगी, टकराने का मतलब स्पर्श करेगी, छुएगी, तो उसी के कारण इसको स्पर्श व्यंजन देते हैं। का से लेकर माँ तक जितने वर्ण आते हैं, यानी का, खा गा गा अंगा चा छा जा जा या टा टा डा डा ना ता ता धा ना पा 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 मा, तो इस तरीके से जो भी वर्ण आएंगे, यानी का से लेकर और माँ तक, और ये कुल कितने हो गए, क्योंकि हमने 5 वर्ण बता दिए, 5 वर्ग बताए ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और सब में 5 वर्ण हैं, तो टोटल कितने हो गए 25। तो आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या, के क्वेश्चन आ चुका है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 25 होती है। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त या द्विगुण। उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, जैसे अगर केवल यहाँ पर ऐसे लिख दिया है तो ये तो हमें पता है कि यह क्या हो गया हमारा स्पर्शी व्यंजन, लेकिन स्पर्शी व्यंजन ये हो गया टावर्ग में होगा टा टा डा डा डा, ठीक है। तो टावर्ग में अगर हम ये बिंदी यहाँ पे लगा देते हैं, इसके नीचे एक बिंदी हमने लगा दी, तब ये क्या हो गया उत्क्षिप्त हो गया, तब इसको हम उत्क्षिप्त कहेंगे, क्योंकि वहाँ से ये क्षिप्त हो गया, बाहर निकल गया, वहाँ पर नहीं इसका एग्जिस्ट करता है, तो इसको हमने बोल दिया उत्क्षिप्त। यानी इसमें 2 गुण हो गए, एक डाका भी और एक बिंदी जो लगा है, इसे नुक्ता बोलते हैं, इसको भी हमने इसका प्रयोग कर लिया, तो इससे द्विगुण, इसमें 2 गुण हैं, और उत्क्षिप्त भी इसको इसलिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वर्ण कितने हैं, 2, एक तो ये होता है और एक हमने ये भी पढ़ा था, और इसके आगे भी अगर हम बिंदी लगा दें नीचे तो ये भी उत्क्षिप्त वर्ण है, यानी 2 वर्ण उत्क्षिप्त होते हैं। उसके बाद हमने देखा अनुनासिक। अनुनासिक यानी नासिक, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें नाक का प्रयोग करना पड़े। अब ये नाक का प्रयोग कैसे होता है, तो लास्ट के जो वर्ण होते हैं, तो आपने देखा होगा का, खा, गा, घा, और लास्ट में ये क्या होता है अंगा, क्या होता है अंगा। ये जो अंगा है, जो ये अंगाहा है, ये वाला अंगा, ये वाला उत्क्षिप्त है, नीचे जो बिंदी लगी है, याद रखना है, दोनों में अंतर ध्यान रखना है। और ये जो है ये अनुनासिक है, क्योंकि इसके उच्चारण में हमें नाक का प्रयोग करना। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो गंगा बोल के दिखाओ, नाक का प्रयोग जरूर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और ये भी 5 के, यानी 5 वर्ग हैं, और लास्ट वाले पाँचों वर्ण, इसका फार्मूला भी होता है यम गण नाम नासिका, तो यानी जो लास्ट वाले वर्ण हैं, या अंगा, या अणा, ना, मा, ये सब क्या होते हैं, ये 5 होते हैं, और ये पाँचों क्या होते हैं अनुनासिक वर्ण होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण होता है, ये हमने बता दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं अंत्यस्थ, यानी अब हम ऐसे व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक ऊपर कहीं हमने पढ़े नहीं, अंतस्थ हैं, यानी ये पूरी तरीके से तो व्यंजन भी नहीं है, इसीलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितनी संख्या होती है, तो अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं देख लेना, एक या लिखा है, ये भी अंतस्थ है। उसके बाद या के बाद आता है रा, या के बाद आता है रा, उसके बाद आता है ला, उसके बाद आता है ला, और उसके बाद आता है वा। ये 4 वर्ण हमारे क्या हैं, ये अंतस्थ हैं, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो इनको ऊष्म और संघर्षी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा इनसे जब हम बोलते हैं तो जैसे भाप में गरम गरम हवा निकलती है मुँह से, तो उनको ऊष्म कहते हैं। और संघर्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है जीभ को। अब जैसे बोलो स, ताल, यहाँ पे देखना एक चीज़ और हम बताएंगे, हम बचपन जब पढ़ते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है,
जब बचपन में पढ़ते हैं तो ये सा ये होता है, फिर छोटा सा भी होता है, और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते थे गांव में, पेचिरा सा बोलते थे ना। और उसके बाद ये, हाँ, ये चार वर्ण होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें ऊष्मा के मुंह से ऊष्मा निकलती है, भाप, गर्म गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और इनको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष जीव को करना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। यानी ये दोनों चीज़ें एक ही बात है। अब इसको हम क्या बोलेंगे आज के बाद, ये छोटा सा, बड़ा सा, मझिला सा, ये कुछ नहीं बोलना है, इसको हम बोलेंगे तालव्य। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया, इचु ऐसा नाम तालव्य। तो ये तालु वाला है, ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम तालव्य स्वर बोलते हैं, तालव्य व्यंजन। ये हमारा तालव्य से इसका उच्चारण से तालव्य सा बोलेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है तालव्य सा कौन सा होता है, तो ध्यान रखना ये वाला तालव्य। उसके बाद ये होता है हमारा दंती सा। ये क्या होता है हमारा दूसरा वाला, ये वाला, ये हमारा होता है दंती सा। यानी इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए इसको हम दंती सा। अब किसी ने पेचिया सा, छोटा सा, बड़ा सा बोला तो इस क्लास के बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको ये बोलना है तालव्य सा, इसको बोलना है दंती सा। और ये जो पहले बोला जाए पेचिरा सा ना, गांव में बोलते पेचिरा, अब पता नहीं कैसे चिड़ा, क्योंकि उसको ऐसे कर देते थे, ऐसे तो बनाने के हिसाब से बताया, उसका नाम ही रख दिया लोगों ने पेचिरा सा। लेकिन इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा। और मूर्धन्य सा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्थान, उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, तो इसको हम मूर्धन्य। ये तीनों सा में अंतर याद रखना, आज से यही बोलना है, तालव्य सा, दंती सा और मूर्धन्य सा। तालव्य सा, दंती सा, मूर्धन्य सा। और हम इसके बाद हमने बताया इसमें चार होते हैं, एक हा होता है। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं, चार। अंतस्थ कितने हैं, चार। अंतस्थ कौन से हैं, यार अलावा। और ऊष्म कितने हैं, ऊष्म भी चार हैं, स स स ह, स स स ह। ठीक है, तो ये चार हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। अब यहीं से हम साक्षी वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, बताया था हमने सबसे ऊपर साक्षी कैसे लिखा जाता है, तो हमने बताया था। तो इसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, छा लेते हैं। यानी ये स्वर संयुक्त व्यंजन क्यों बने, संयुक्त मतलब जुड़ के बनना, जुड़ना, संयुक्त का मतलब जुड़ना। तो व्यंजन यानी दो व्यंजन जब मिलेंगे तो ये बनते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया साक्षी। जब लिखते हैं तो साक्षी हम कैसे लिखते हैं, साक्षी, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो छा, इसको हम बोलते हैं, इसको छा नहीं बोलता है, इसको हमें उच्चारण करना है साक्षी, साक्षी। जब योगी जी बोलते होंगे तो बोलते होंगे शिक्षा, ज़्यादातर बोलते हैं वो, इसलिए वो शुद्ध बोलते हैं, इसलिए आप लोग कहते हैं ये कैसे बोलते हैं शिक्षा, ये शिक्षा, वो सही होता है, वो सही बोलते हैं। तो तो इसका उच्चारण कैसे बनाइए, कैसे बना, अब आप समझ जाएंगे तो आप भी सा बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है का, क्या आता है, का आता है। और फिर इसमें जोड़ दिया जाता है सा, इसमें जोड़ दिया था सा। तो इसका आप समझ गए क्यों इसको साक्षी हम बोलते हैं, तो यही कारण है। छा जो होता है का और सा से मिलकर बनता है, सा, छा जो होता है का और सा से मिलकर बनता है, इसलिए। अब दूसरा इसमें आता है संयुक्त व्यंजन में, दूसरा आता है त्रा। शायद नीचे लिखे होंगे, तो हम एक बार देख लेते हैं, अगर नीचे लिखे होंगे तो फिर हम वैसे बता देंगे, वरना लिख के बता देंगे। नीचे देखते हैं, जी हाँ लिखे हैं, तो हम वो लास्ट में बता देंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं, छत्र, छत्रज्ञ और स्रा, ये वाला स्रा, ठीक है, छत्रज्ञ स्रा। तो ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद उसके आगे हम बढ़ते हैं वर्ग तालिका। अब कौन सी वर्ग तालिका, जैसे का वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं, तो पांच। खा वर्ग में हमने अभी बताया था ऊपर, वही यहाँ सब लिखा हुआ है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने बताया था स्पर्शी, स्पर्शी के लिए हमने बताया था का से लेकर माँ तक, यानी का से लेकर माँ तक ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, का से लेकर माँ तक, ठीक है। तो स्पर्शी हो गया। अब इसमें हम और भी चीज़ें देखते हैं। का वर्ग में कितने आते हैं, पांच वर्ण आते हैं, का खा गा घा अंगा। इन्हीं का उच्चारण स्थान क्या हमने बताया था, कंठ,
बताया था अक्कु विसर्जनम कंठा, यानी आ का वर्ग हमने बताया था, वहीं पे लिखा है अक्कु विसर्जनम कंठा, तो यानी का वर्ग भी वहाँ पे है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद चा इचु ऐसा नाम तालु हमने बताया था, तो यहाँ पे इचू चू आया था, चू का मतलब हमने बताया था चा वर्ग, तो चा का उच्चारण स्थान, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, यानी ये भी चा छ जा झा यहाँ, चा छा जा झा यहाँ, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य होगा। उसके बाद टावर्ग आता है, टावर्ग में क्या आता है, ट ठ ड ढ अण, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धन होगा। तो हमने बताया था ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये हमने उसमें टू आता था, टू का मतलब टावर्ग होता है। तो इस तरीके से हमने ये बताया। उसके बाद तावर्ग में कितना आता है, उसमें भी 5 आते हैं। तावर्ग में क्या होता है, ता था दा धा ना, तो ये हमारे क्या है, दंत व्यंजन। तो हमने बताया था ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, इसका सूत्र बताया था। तो वहाँ पे तू आया, तो तू का मतलब तावर्ग, तावर्ग में जितने स्थान, जितने भी वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, पांचों का क्या उच्चारण स्थान होगा, दंत होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पावर्ग। पावर्ग में क्या है, पावर्ग में हमने बताया था उपो मध्य नाम ओष्ठा, ऊ और पू मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ हमने बताया था ओष्ठ से। उसके बाद हमने पू बोला था, पू का मतलब पावर्ग, तो उपू मध्य नाम ओष्ठा में, यानी पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यही ये सारणी में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं, हम ऊपर बता चुके हैं। आगे हम चलते हैं। अब इंटरेस्टेड पॉइंट आता है, इसको समझने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हमें स्लाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। और इसके लिए हमने एक नंबरिंग बताई है। अगर आपको अल्प प्राण याद रखना है तो इसके लिए एक नंबर याद रख लेना, 1 3 5। अगर आपको महाप्राण याद रखना है, क्योंकि वर्ण एक वर्ग में वर्ण कितने थे, 5 थे, तो एक के लिए हमने अल्प प्राण हमने 1 3 5 कर लिया, और दूसरे के लिए हमने महाप्राण में 2 4 कर दिया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें कम वायु बाहर निकालनी पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प और प्राण, प्राण का यहाँ पर मतलब ही होता है वायु, प्राण का मतलब ये नहीं कि किसी की प्राण हर लिए, प्राण का मतलब यहाँ पे होता है वायु से, यानी कम वायु निकाल रहे हैं तो अल्प प्राण, ज़्यादा निकाल रहे हैं तो महाप्राण। अल्प माने थोड़ा, महा माने ज़्यादा, तो और प्राण माने वायु, तो अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलेगी और महाप्राण मतलब ज़्यादा वायु निकलेगी। समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से हमने समझा दिया। अब 1 3 5 हमने क्यों लिखा अल्प प्राण के लिए, तो अब आप समझिए, इसके लिए स्लाइड, यानी 1 3 5। अब का वर्ग में आप ध्यान रखो, का वर्ग में कौन सा पहला होता है, ऐसे ही पांचों वर्ग में इसको अप्लाई करना है, एक वर्ग का हम बता रहे हैं। तो पहले बार हमने क्या बताया, का वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन में आता है। कैसे, का बोला हमने, का, उसके बाद तीसरा क्या आता है इसमें, गा, और पांचवा होता है अंगा। तो का खा छोड़ना है, फिर गा ले लेना है, फिर घा छोड़ना है, फिर अंगा लेना है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है अल्प प्राण। उस समझ गए ना। अब का बोलने में थोड़े से अब आने, और खा बोलने में ज़्यादा आ जाएगा, का खा तो ज़्यादा निकल रही है ना। उसके बाद गा घा, दोनों में बोल के देखना, अंतर पता लग जाएगा किसमें कम वायु, जिसमें कम वायु वो अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा निकल रही है तो महाप्राण। तो का गा और अंगा, यानी पहला ऐसे ही हर वर्ग में चलना, चा आ जाए यहाँ पे, जा आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा अल्प प्राण। समझ गए, ऐसे पांचों वर्ग में इसका अप्लाई करना है। ये अल्प प्राण हो गया। महाप्राण, महा का मतलब ज़्यादा बोलने के लिए हमें आवश्यकता होगी, महा का मतलब ज़्यादा बोलने के लिए, और हमने बताया दूसरा और चौथा। अब का में हमने का ले लिया था अल्प प्राण, क्या बचा था खा, खा हो गया हमारा महाप्राण। गा हमारा 1 3 5 क्या था, अल्प प्राण में था, तो 1 4 यानी का खा गा तीसरा हो गया, और घा कौन सा हो गया, चौथा, तो ये हमारा महाप्राण हो गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से बता दिया, पांचों वर्णों में आपको इस्तेमाल कर लेने हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ना है सघोष अघोष। सघोष अघोष के लिए याद रखना पहला और दूसरा सघोष होता है, जैसे हमने 1 3 5 बताया वैसे इसको याद रखना है। अघोष में क्या होता है, अघोष, अघोष, अघोष में होता है हमारा पहला
और दूसरा। पहला यहाँ पे अघोष लिखा है, अगर ना लिख रहा हो तो ध्यान रखना ये अघोष लिखा है। तो पहला वर्ण किसी भी वर्ग का और दूसरा वर्ण वो अघोष होता है, और शेष अंतिम वाले तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं, याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं, अंतस्थ वर्ण हमने बता दिए यार अलावा, और इनको हम यार अलावा को अल्पप्राण में भी रखते हैं, सघोष में भी रखते हैं, लेकिन अंतस्थ वर्ण यार अलावा अर्धस्वर क्यों होते हैं, या और वाह, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं, या वाह को अर्धस्वर कहते हैं, ला को पार्श्विक स्वर कहते हैं, इनके अन्य भी नाम है। इस तरीके से हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में, इसलिए अलग से पॉइंट नोट कर दिए। अंतस्थ वर्ण यार अलावा, अर्धस्वर या और वाह, और पार्श्विक होता है, पार्श्विक व्यंजन क्या बोला जाता है, ला। लुंठित व्यंजन बोला जाता है रा, रा, ये लुंठित है, गुस्सा में रहता है, रा। इसको प्रकंपित बोलते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि रा कैसा है तो इसको प्रकंपित भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंपन हो जाता है, इसलिए प्रकंपित वर्ण बोलते हैं, और लुंठित वर्ण भी इसी रा को बोलते हैं। उसके बाद ऊष्म और संघर्षी हमने बता दिया, जिसमें ऊष्मा निकले तो सा 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 हा, ये ऊष्मी है, ठीक है। आगे हम बताते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन बता दिए थे, संयुक्त स्वर भी बता दिए, तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छत्रज्ञ स्रा, छत्रज्ञ और स्रा, श्रवण वाला ये स्रा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, ये कैसे बने, हमने ऊपर छोड़ दिया था कि वर्ण कैसे बने, तो हमने साक्षी वाला एग्जाम्पल दिया था। तो छा जो था वो किससे बना है, का और सा से मिलकर बना है। त्रा, त्रिशूल वाला ये है त्रा, त्रा कैसे बना है, तो इसमें ता का ता हलंत रखना, पहला हलंत रखना है और दूसरा पूरा कर देना है, ठीक, तो त्रा बन जाता है, ठीक है। और लास्ट में ज्ञा कहता है बनता है, ज्ञा को हम ज्ञा नहीं बोलेंगे, ज्ञा को ज्या बोलना चाहिए, क्योंकि ये जा, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ज्ञा में क्या इस्तेमाल होता है, ज्ञा को हम बताते हैं। ये लिखा है हमारा ज्ञा, ऐसे लिखते हैं ज्ञा, इस मोबाइल से लिख नहीं बन रहा है, छोटी स्क्रीन पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमने लिखना है, क्या कैसे लिखेंगे, क्या के लिए ये हमारा क्या हो गया, जा, इसमें हमें क्या लगाना है, हलन, इसमें हमने लगा दिया हलन। उसके बाद हमें इसमें क्या जोड़ना है ना, या जोड़ देना है, या, तो ये हमारा ज्ञा। तो इसको ज्ञा को हम ज़्यादातर उच्चारण में अगर बोलें तो ज्या बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं ज्ञानी, होता है ज्ञानी, ठीक है। और उसके बाद अंतिम संयुक्त व्यंजन कौन सा है, स्रा, श्रवण वाला, श्रवण, श्रवण कुमार वाला स्रा, स्रा, ये होता है हमारा स्रा, ठीक। तो इसमें क्या हमें प्रयोग करना पड़ता है, ये होता है तालब विशा का प्रयोग होता है, इसको हमें हलंत कर देना है, और रा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इस तरीके से हमने ये भी कवर कर लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी, बहुत ही कम समय में हमने पूरी वर्णमाला को ख़त्म कर दिया। अगर कोई भी डाउट रह गया, अगर आपको जानना हो संस्कृत के वो फार्मूले, तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और लिखना है कि हमें जानना है, तो हम कोशिश करेंगे आगे कभी कॉपी पर नोट करके हम उसको PDF फॉर्म में बनाकर क्लास में इंक्लूड कर दें। थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद। देखते रहिए अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल को, और इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।